ये वीडियो ऑन नहीं हो पाया था तो मैं फिर से थोड़ा सा बता दूं ऐसे शॉर्ट में, फिर हम आगे बढ़ें। अब देखिए, नाउ कि 4 कॉजेज आपको डिसीज के बताए गए। कौन कौन से हैं? कि हमारी बॉडी का कोई ऑर्गन काम ना करे, फेल हो जाए तो डिसीज मानी जाएगी। इन्वायरमेंटल फैक्टर, हमारे चारों तरफ एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन हो, उसकी वजह से हमें डिसीज हो सकती है। सीनेटरी कंडीशन ठीक ना हो, साफ सफाई ना हो, ड्रेनेज ना ठीक हो, डिसीज हो सकती है। इन्फेक्शियस एजेंट हमारी बॉडी में आ जाए, अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी या कुछ भी आ जाए, डिसीज हो सकती है। हेरिडिटरी, हमारे माँ बाप को है तो हमें डिसीज हो सकती है। डिसीज दो तरीके की है, या तो वो हमारे अंदर हमारी इडियोपैथिक लाइफ स्टाइल की वजह से, हमने अच्छा जीवन में पैकेट फूड खाया है, फ्रेश फूड नहीं खाया है, सब्जियां नहीं खाई हैं, हेल्दी फूड नहीं खाया है, और हमने ऐसा फूड खाया जो प्रिजर्व्ड है। प्रिजर्व फूड में हमेशा क्या होता है कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि बेंजोइक एसिड या सोडियम बेंजोएट पड़ा होता है। हर एक फूड में एक अलग टेस्ट होता है, वो सोडियम बेंजोएट जरूर पड़ा रहता है जो उसको बचाता है खराब होने से। तो वो केमिकल हमारी बॉडी को धीरे धीरे खराब करता जाएगा। तो अगर इंट्रिंसिक डिसीज है तो हम ये क्या है कि अगर हम इंट्रिंसिक का क्या मतलब है, हमारे अंदर कोई कमी आ रही, और एक्सट्रिंसिक डिसीज का क्या मतलब है, बाहरी फैक्टर की वजह से है। तो हमारी इंट्रिंसिक का मतलब है हमारा कोई ऑर्गन खराब हो जाए। हार्मोनल डिसबैलेंस का मतलब समझ गए? हार्मोनल डिसबैलेंस का मतलब है कि अगर हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन, वो हमें बड़े से बड़ा कर दें, बड़े से बड़ा कर देंगे तो क्या होगा, गिग्नेटिज्म आ जाएगा। क्या? बहुत बड़े। गिग्नेटिज्म का मतलब समझते हो कि कोई बहुत बड़ा होगा तो उसे क्या कहेंगे कि गिग्नेटिक है, जैसे कोई दाना हो तो उसे चीज, दैट इज कॉल्ड गिग्नेटिज्म। नाउ अब देखें कि हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाए, गिग्नेटिज्म एंड डॉफिज्म। सो ये भी हो सकता है कि हम बहुत बड़े हो जाए तो गिग्नेटिज्म कहा जाएगा, और कोई छोटा हो जाए, दैट छोटा है तो डॉफिज्म, और कोई बहुत बड़ा है तो गिग्नेटिज्म। जैसे ये देखो, ये आदमी बहुत बड़ा है दूसरों से, तो इसको क्या कहेंगे, गिग्नेटिज्म। एक आदमी औरों से बहुत बड़ा है तो गिग्नेटिज्म। तो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा सबके बीच में, ठीक है कि नहीं? तो गिग्नेटिक भी हो सकता है, और कोई बौना है तो उसको कहेंगे कि डॉफिज्म हो गया। तो ऐसा हो जाता है, बहुत बड़ा हो गया। तो अब जरा देखें कि सच इज द केस। और नेक्स्ट क्या केस हो सकता है कि जेनेटिक डिसऑर्डर, पेरेंट्स से हमारे अंदर आ जाए तो उसे क्या कहेंगे, जेनेटिक डिसऑर्डर। एलर्जी, कोई चीज़ खा लेने पर या किसी केमिकल से हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक डिसऑर्डर पैदा हो जाए तो एलर्जी कहेंगे। द डिसीज कॉजिंग फैक्टर्स लाई विद इन द ह्यूमन बॉडी, हमारे अंदर ही है, बाहर से हमने कुछ नहीं लिया है। और जैसे हाइपरटेंशन हो गया। दूसरा क्या बताया, हीमोफीलिया, समझ में आ गया कि नहीं, कि दैट इज डेफिशिएंसी ऑफ, किसकी डेफिशिएंसी है, प्लेटलेट्स। खून नहीं रुकता है ना, बोलो। पोलियो, पोलियो का मतलब है इम्प्रॉपर ग्रोथ ऑफ लिम्स, इम्प्रॉपर ग्रोथ ऑफ कोई लिम्स। लिम्स हमारे पार्ट में कोई सही तरीके से काम ना करे तो बैसाखी का पोलियो। तो अब इसमें क्या होगा कि इन दैट केस सम पार्ट विल बी वेरी थिनर, कोई पार्ट ऐसा होगा कि थिनर होगा और कोई पार्ट मोटा हो जाएगा, तो वो पोलियो होता है। ऐसा कभी कभी स्कूल में भी देखने को मिलता है कि पोलियो ड्रॉप भी है। जैसे इस बच्चे का पैर टेढ़ा है तो इसे क्या कहा जाएगा, इसको पोलियो है। सो इसके टीके लगते हैं, अगर टीके टीके लगाए जाते हैं या ड्रॉप दी जाती है कि नहीं पोलियो की। सो ये भी चीज़ है। अदरवाइज
कई बार ऐसा होता है कि लोग इससे चलते हैं, पैर ठीक नहीं है तो बैसाखी से चलते हैं, तो भी पोलियो कहा जा सकता है कि पोलियो का ड्रॉप लगता है। तो ऐसा भी हो सकता है। कैंसर आपने देखा कि अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स। आर्थराइटिस जानते हो, जोड़ों का दर्द, बोलो। ड्वार्फिज्म, गिग्नेटिज्म जानते हो? हाँ, यानी अधिक बड़ा होना, एक्स्ट्रा ग्रोथ, दाना हो जाना है। गिग्नेटिक का मतलब दाना हो, इस तरीके से हो सकता है। या फिर और भी चीजें हो सकती हैं कि अगर किसी को ये भी कहा जा सकता है हियरिंग डिफेक्ट, हियरिंग इम्पेयरमेंट, सुन नहीं पा रहा है तो क्या होगा, ये भी उसकी वजह से हो सकता है। एंड देयर आर मैनी मैनी थिंग्स जो कि हम आगे देखेंगे। गोइटर का मतलब मालूम है? अगर डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, तो उससे क्या होगा? अगर मान लो हम आयोडीन नहीं खाते हैं, ये आयोडीन है, ये दिस इज आयोडीन, तो आयोडीन नमक में पड़ा होता है, तो आयोडीन अगर हम ना खाएं ब्राउन कलर का होता है और इसे नमक में पड़ा रहता है, नेक फूल जाता है, तो उस चीज को हम क्या कहते हैं? गोइटर। नाउ ऐसे में बहुतों को आपने देखा भी होगा कि किसी किसी का नेक ऐसे फूल जाता है, तो दैट इज ए काइंड ऑफ गोइटर। अगर किसी का नेक फूलने लग जाए तो उसे क्या कहेंगे? दैट इज गोइटर। तो अगर आयोडीन की कमी है तो गोइटर हो जाता है। समझ में आ गई बात? नेक में होता है ये, क्योंकि यहाँ पर जो भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, ग्लैंड्स, जो आयोडीन से हमारी बॉडी में कुछ ऐसे हार्मोन्स बनाते हैं कि जो मेटाबॉलिक रिएक्शन करते हैं, तो वो नहीं कर पाते। आयोडीन नहीं होने की वजह से हमारी बॉडी में कुछ प्रोटीन नहीं बन पाते और उससे नेक फूल जाता है, तो उसको क्या कहते हैं बताइए? गोइटर। तो डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन की वजह से ये चीज हो जाएगी। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। अगर आपको आंखों से रात में न दिखाई पड़े तो क्या होगा? कमी है, जीरोथैल्मिया कहते हैं, रतौंधी। देख नहीं पाते रात को, वो गिर जाएंगे, थैल्मिया। इस तरीके से हमने ये देख लिया इंट्रिंसिक बीमारियां कौन कौन सी हैं। अब देखो कि एक और भी चीज है, दैट इज कि बहुत सारी और भी चीजें हैं, जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों की डेंसिटी कम हो जाए। अगर हड्डियों की डेंसिटी कम है तो अगर हम कभी गिरेंगे तो हड्डी टूट जाएगी क्या? तो अगर हम पैकेज्ड फूड खाते हैं तो ऐसा हो जाता है। नाउ अदर इज एक्सट्रिंसिक डिसीज। एक्सट्रिंसिक डिसीज क्या होती है? व्हेन pathogens enter in our body, they cause, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा? एंड कॉज डिसीज, तो उसको कहते हैं देन इट इज कॉल्ड, दैट इज एक्सट्रिंसिक फैक्टर। किसकी वजह से हुआ? एक्सट्रिंसिक फैक्टर। और ये क्या है? क्या इंट्रिंसिक फैक्टर है? और ये कैसा है? एक्सट्रिंसिक। किस कारण से हुई? जरा देखो कि कौन कौन से एक्सट्रिंसिक फैक्टर हो सकते हैं कि जो बाहर से हो बीमारियां, तो उनको कहेंगे एक्सट्रिंसिक फैक्टर। अब हमने क्या किया, हमें बाहर से खाना ठीक से नहीं मिला, या इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट है, पॉल्यूशन की वजह से,
हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से कोई ना कोई वायरस बैक्टीरिया घुस ही जाएगा, ये चीज़ है, एक्सट्रिंसिक फैक्टर है। या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हो, कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्या वायरस, क्या फंगी, क्या प्रोटोजुआ, ये सब हो सकते हैं। और कौन कौन से हो सकते हैं कि वायरस बैक्टीरिया भी हो सकता है क्या, इनकी वजह से हो, तो हम कहेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे अंदर चले गए, तो हो सकता है। और कभी कभी बाहरी फैक्टर ऐसे हो सकते हैं, नारकोटिक्स, किसी को देखा है नशा करते हुए और उसके मुंह में कैंसर हो गया हो, जैसे ड्रग्स कोई लेता हो तो वो बीमार सा पड़ा रहेगा, एल्कोहल लेता हो, शराब पीता हो, ठीक है, इस तरीके का कुछ भी अगर ड्रग्स लेता हो, टोबैको तंबाकू लोग खाते हैं, मुंह में कैंसर हो जाता है, सिगरेट स्मोकिंग, हाँ, नारकोटिक्स का मतलब है नशा, नशे से नार्को नार्कोलेप्सी, एक मिनट, नार्कोलेप्सी, that is एक्सेसिव अनकंट्रोलेबल डे टाइम स्लीपनेस, यानी वो पूरे दिन रात सोता ही रहे, तो उसको कहते हैं कि पूरा दिन, इट इज ए काइंड ऑफ स्लीपिंग सिकनेस, दिन रात सोते रहने को कहते हैं नार्कोलेप्सी। तो ये हमने इसके फैक्टर देख लिए कि या तो इन सब की वजह से, और एक और भी है कि अगर आपको अनबैलेंस्ड डाइट मिले, चौथा रीजन क्या है बताइए, अनबैलेंस्ड डाइट, ये चीज हो सकती है। तो अब इसके एग्जाम्पल क्या है, इसके एग्जाम्पल में अगर आपको सही तरीके से विटामिन ए नहीं मिल रहा है, विटामिन ए किस में होता है मालूम है, गाजर में होता है, ठीक है, तो उसकी वजह से कुछ बीमारी हो सकती है, या और भी देयर आर सर्टेन काइंड्स ऑफ डिसीज जो इसकी वजह से हो सकती है। अगर ऐसा कुछ भी हो तो आप यहाँ पर ये दोनों चीज़ें हटा लीजिए, गॉइटर भी हटा लीजिए और ये भी हटा लीजिए, इसको यहाँ लिखेंगे, क्योंकि जो किसी चीज़ की कमी से हो वो क्या होगा, जीरोथैल्मिया कब होता है बताओ, जीरोथैल्मिया होता है कि यानी नाइट ब्लाइंडनेस, जैसे ही रात हुआ आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी, रात में अंधापन, रात का अंधापन, उसे क्या कहते हैं, रतौंधी। अच्छा, एक और भी चीज होती, क्या ऐसा होता है किसी के मसूड़े, अरे नहीं, रात को क्या होता है ना, जैसे चांद की रोशनी में हम लोग टहलने चले जाते हैं, उसके लिए चांद की रोशनी हो, तारे निकले हो तो भी बिल्कुल रात है, हल्का सा भी अगर रोशनी कम हुई उसे दिखना ही बंद हो जाएगा, समझ में आई बात कि नहीं, शाम को नहीं, रात को अगर एक लाइट नहीं जल रही है वहां पर कहीं, तो उसे कुछ नहीं दिखेगा, नाइट ब्लाइंडनेस। कभी ऐसा देखा किसी के मसूड़े फूल गए हों, उसने संतरे का जूस ना पिया, मसूड़े फूले फूले हैं, दांतों में दर्द बना रहता है, उसको क्या कहते हैं, स्कर्वी, क्या कहते हैं, स्कर्वी। स्कर्वी क्यों होता है, क्योंकि विटामिन सी की कमी से, विटामिन सी जानते हो किस में होता है, ऑरेंज में, स्कर्वी। तो इन सब में, हाँ, तो अगर मान लीजिए किसी को इस तरीके की बीमारी हो गई है तो मसूड़े उसके फूल जाएंगे, दांत में दर्द बना रहेगा, और ये विटामिन की कमी से होने वाले रोग हैं। जैसे ऐसे देख लो, ये क्या इसके मसूड़े फूले हुए हैं क्या, तो इफ इन दिस केस अगर ऐसा हो जा रहा है देन दैट मीन्स सफरिंग फ्रॉम स्कर्वी। ये किसकी वजह से हुआ बताओ, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। अच्छा, ऐसा होता है कि किसी की हड्डियां कमजोर हो जाएं, रिकेट्स, अरे वाह, विटामिन डी कहाँ पाया जाता है,
हाँ, तो विटामिन डी, ये चीज हो जाएगी। तो ऐसी कई बीमारियां होती हैं जो, और गॉइटर किसकी वजह से होता है? डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। तो ऐसी जो बीमारियां होंगी वो हम कह सकते हैं कि हमको एक्सट्रिंसिक हैं। इसके अलावा भी डायरिया कब होता है? सो हाँ, डर्टी वाटर के पीने से हमको लूज मोशन हो जाएगा। सो इट इज, ये होता है प्रोटोजोआ से। किससे होता है? सो इट इज प्रोटोजोआ, अमीबा पैरामीशियम। तो हमको बाहर गंदा पानी पी क्या? निमोनिया, देखो निमोनिया एक तरीके का लंग इन्फेक्शन है, लंग से पानी आने लग जाए, तो उसके लिए न्यूमोनिया के लिए न्यूमोनिक, ओके जस्ट एक मिनट रुको। तो ये सारी चीजें हैं, और मैं एक बार देख ही लेता हूँ। न्यूमोनिया इज कॉज्ड बाय, according to Apollo hospitals, infection that inflames air sacs in one or both lungs, which may fill with fluid. तो कभी कभी सर्दी लग जाती है, किसी वजह से होता है, तो वो न्यूमोनिया हो जाता है। नाउ न्यूमोनिया कॉजिंग एजेंट, According to CDC, सभी कर सकते हैं, वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, can all cause pneumonia. In the सब कुछ United कर States, सकते हैं। common causes of viral pneumonia. वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, उससे क्या होता है? लंग्स में पानी भर जाता है। सो न्यूमोनिया, तो लंग्स फिर बेकार, और वायरस भी इसको कर सकते हैं, बैक्टीरिया भी कर सकते हैं, और फंगी। न्यूमोनिया हो जाता है तो फिर क्या होता है कि लंग्स प्रॉपरली काम नहीं करते हैं। अब देखिए, हमने ये देख लिया कि इंट्रिंसिक फैक्टर क्या होते हैं और एक्सट्रिंसिक फैक्टर क्या होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक तरीके से हमने देख लिया कि कॉजेज ऑफ डिसीज क्या हैं और कौन कौन से फैक्टर से ये होता है। इंट्रिंसिक फैक्टर और एक्सट्रिंसिक फैक्टर दोनों देख लिया है। नेक्स्ट इज, लेट अस कम बैक टू अगेन आवर फ्लो चार्ट। जो हमने फ्लो चार्ट एक बनाया था, वो क्या फ्लो चार्ट था कि टाइप्स ऑफ डिसीज। सो टाइप्स ऑफ डिसीज दो तरीके की हैं। एक तो किस बेसिस पर है कि दैट इज हमें बर्थ से मिली है, तो उसे क्या कहेंगे? कंजेनिटल। कंजेनिटल का मतलब क्या होता है? फ्रॉम बर्थ, जन्म से ही। जैसे कोई जन्म से अंधा है तो क्या वो ठीक हो पाएगा कभी? और एक होता है एक्वायर्ड, हमने प्राप्त की अपने जीवन में। तो जन्म से जो कुछ है जिसको कमी है वो तो रहेगी। कंजेनिटल, जेनिटल का मतलब है कि गर्भ से, विद मतलब क्या है? मदर्स वॉम्ब, विद इन मदर वॉम्ब, उसे वो डिसीज तो कहेंगे कंजेनिटल। अच्छा, कुछ एक्वायर्ड है, उनमें इन्फेक्शियस हो सकती है, और दूसरी कौन सी हो सकती है? नॉन इन्फेक्शियस। अच्छा, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिसीज। नाउ वी विल सी दिस, दीज आर टू टाइप्स ऑफ डिसीज। इन्फेक्शियस डिसीज क्या होती हैं? क्या? अभी और है इनके, अभी हम और पार्ट करेंगे। पहले अभी इन दोनों को पढ़ लें, फिर हम इनके और फ्लो चार्ट करते हैं। सो पहले देखिए इन्फेक्शियस डिसीज क्या होती हैं, और क्या बोल रहे हैं?
अभी सभी में कंजेनिटल का कोई नहीं है। नाउ सो इन्फेक्शियस डिसीज को हम पढ़ें कि द डिसीज विच आर कॉज्ड बाय द डिसीजेस विच इज कॉज्ड बाय, जो किससे होती है, बाय बायोलॉजिकल एजेंट, which is caused by बायोलॉजिकल एजेंट, बाहर से कोई ऐसी चीज हो जो हमारे अंदर आ जाए, बाय सम बायोलॉजिकल एजेंट्स और पैथोजेंस, या कोई रोग कारक कीटाणु आ जाए, पैथोजेंस। तो बायोलॉजिकल एजेंट्स यानी एक से दूसरे में फैला दें, इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं, जैसे कि सच एज, अगर हमारे अंदर वायरस की वजह से आ जाए या हमारे अंदर बैक्टीरिया की वजह से आ जाए, प्रोटोजोआ की वजह से आ जाए, प्रोटोजोआ, तो वो इन्फेक्शियस डिसीज है, ठीक है। फंगी की वजह से आ जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि वॉर्म्स की वजह से आ जाए। टेप वॉर्म होते हैं और हुक वॉर्म होते हैं, राउंड वॉर्म होते हैं, उन सब की वजह से आ जाए। उनको हेलमिनथीस कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? हेलमिनथीस। सो वॉर्म की वजह से आ जाए, ऐसा कुछ भी हो सकता है। इन्फेक्शियस डिसीज कैन रैपिडली स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। अगर इन्फेक्शियस डिसीज है तो वो चीज एक आदमी से दूसरे आदमी में भी जा सकती है। समझ में आई बात की नहीं? या तो उसके बर्तन का इस्तेमाल करने से, उसके साथ खाना खाने से, उसके साथ आप कोई भी चीज़ बेड शेयर करने से हो सकती है। तो किसी भी तरीके से अगर आप करेंगे तो इन्फेक्शन एक से दूसरे में फैल सकता है। इवन अगर किसी को दांत खाज खुजली है और उसके बगल में कोई बैठेगा उसको भी हो जाएगी। फंगस एक से दूसरे में फैलती है, मालूम है कि नहीं? फंगी। तो इट कैन स्प्रेड, इन्फेक्शियस क्यों कहा गया? क्या वो एक से दूसरे में फैलेगी क्या? सो इट कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अदर। इट कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अदर। अब ये कैसे फैलेगी? बाई वेरियस मीन्स। अब इसको आगे भी देखेंगे, लेकिन अभी हम जस्ट मीन्स में लिख लें। ऑफ फिजिकल कांटेक्ट, फिजिकल कांटेक्ट। फिजिकल कांटेक्ट में अगर आप किसी को हग करते हैं, किस करते हैं, ठीक है, उसके साथ सेक्स करते हैं, तो वो सब फिजिकल कांटेक्ट में आएगा। वाटर, पानी से भी फैल सकती हैं इन्फेक्शियस एजेंट, क्योंकि वाटर में, जैसे मान लीजिए कि इन्फेक्शियस डिसीज है तो इट हमारे अंदर एस्चेरिका कोली है हमारी एक्सक्रीटा में, और वो चीज़ पानी में चली जाए तो वो एस्चेरिका कोली पूरे पानी में घुल जाएगा। उसमें का कोई पानी पी ले तो उसे डायरिया हो जाएगा क्या? ह्यूमन एक्सक्रीटा में हमने कहीं जो है शिट पास कर दी नदी के किनारे, और वो शिट चली गई नदी में, और फिर वो नदी में पानी को सारा दूषित कर देगी, पॉल्यूटेड कर देगी। वो पानी कोई पिएगा तो क्या उसके अंदर वो ई कोली बैक्टीरिया चला जाएगा? तो ये चीज हो जाती है। ऐसे ही वन पर्सन टू अदर, या तो फिजिकल कांटेक्ट से चली जाए, या वाटर से, या हमने किसी के साथ अपना फूड शेयर किया तो भी चली जाएगी। अब इसके तरह एयर से भी हो जाएगी। हमने स्नीजिंग किया, छींक दिया, तो न जाने कितने वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस है जो कफ एंड कोल्ड पैदा करता है, वो चला जाएगा। ऐसे ही चला जाएगा। और कई बार तो इंसेक्ट होते हैं। इंसेक्ट का मतलब है छोटे भी हो सकते हैं। मच्छर से, मच्छर ने हमें काटा,
फिर तुम्हें काटा, तो जो हमारे अंदर मलेरिया था वो क्या तुम्हारे अंदर चला जाएगा? ऐसे बहुत सारे वो होते हैं, जैसे क्या होते हैं रैट, तो रैट क्या करते हैं, प्लेग फैला देते हैं। तो किसी जगह से कोई बीमार है तो वो जो जो खाना खाएगा तो उसको इन्फेक्ट करता चला जाएगा। बहुत पहले हुआ था ये, 1930 में हुआ था, इसने यूरोप की आधी पॉपुलेशन को खा गया था ये। और चाइना से एक जहाज था, वो पहुंचा था सामान लेकर। ये क्या होता है कि ये रैट होते हैं कुछ, तो रैट क्या होते हैं कि उनमें एक कैरियर होते हैं प्लेग बीमारी के। तो किसी मनुष्य से उनमें बीमारी फैलती है, लेकिन फिर वो दूसरे मनुष्य में फैला देते हैं। तो जिस शिप में वो सामान गया था उसमें बहुत अनाज था, तो चूहों ने वो अनाज खाना शुरू कर दिया, और वहाँ के जो आदमी थे उन लोगों ने उस अनाज को खाया जो चूहों ने खाया था। तो वो सारे आदमी शिप के मर गए, लेकिन वो शिप जो है तैरता तैरता यूरोप के किनारे पहुंच गया। अल्टीमेटली उसके पायलट ने पहुंचा ही दिया, बीमार था फिर वो भी मर गया। फिर वो जब शिप वहां रुका तो लोगों ने वहां अनाज लूट लिया उसका, और लूट के जिसने जिसने खाया यूरोप में सब मर गया, आधी पॉपुलेशन मर गई। 1930 में आया था। एयर से फैल सकती है, इंसेक्ट से फैल सकती है, तो ऐसे को कई वेक्टर हैं उनसे ये फैल सकती है। तो इसलिए ये these disease are communicated from diseased person to healthy person, so it is called communicable disease। चूंकि ये एक डिसीज्ड पर्सन से हेल्दी पर्सन में पहुंची, इसलिए इस डिसीज का क्या नाम है? एज बोलो, मतलब हेल्दी बोलो या डिसीज, हेल्दी बोला जाता है। तो फ्रॉम ए डिसीज्ड पर्सन टू हेल्दी पर्सन, हम ये मान के चलते हैं बाकी सब हेल्दी हैं, ठीक है कि नहीं? सो एज दिस डिसीज, दिस डिसीज communicates from कैसे पर्सन, डिसीज्ड पर्सन टू हेल्दी पर्सन। उसके लिए बहुत सारे ऊपर रीजन है, हवा से, पानी से, खाने से, अच्छा इन सब चीजों से वो फैलती है। तो इसलिए क्या कह सकते हैं, डिसीज्ड पर्सन, ठीक है, फ्रॉम डिसीज्ड पर्सन टू हेल्दी पर्सन। सो इट इज कॉल्ड, इसे क्या कहेंगे, इन्फेक्शियस, इसे इन्फेक्शियस डिसीज कहेंगे, ठीक है, या कम्युनिकेबल डिसीज, क्योंकि कम्युनिकेट हो रही है ना। जैसे हम लोग बातचीत करते हैं तो क्या कम्युनिकेशन कहते हैं, और उसी तरीके से डिसीज भी एक से दूसरे में जा रही, क्या उसे क्या हिंदी में आप लोग संक्रामक रोग कहते हो? संक्रमण फैल गया है तो यानी एक से दूसरे में हो रहा है, दूसरे से तीसरे में, तो कम्युनिकेबल डिसीज। अच्छा, कुछ ऐसी डिसीज भी होती हैं जो कि नॉन इन्फेक्शियस होती हैं, वो कौन कौन सी हो सकती हैं? तो इन्फेक्शियस डिसीज एक से दूसरे में फैलती है। एक एग्जांपल तो हम दे ही देते हैं, कॉमन कोल्ड, प्लेग, मलेरिया, ठीक है। इसी तरीके से डायरिया भी हो जाता है, क्या कोरोना भी हो सकता है, कोरोना भी हो सकता है। ये सब हमने देखी इन्फेक्शियस डिसीज। एड्स भी हो सकता है। एड्स का मतलब क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसमें छींक भी आ गई आपको तो समझे मरे, इसमें बचने का कोई, आपकी बॉडी में वाइट ब्लड सेल ही नहीं, बचोगे कहां से? जरा सा कुछ हुआ, आपको मच्छर ने काट लिया, घाव हो जाएगा, वहां इलाज कराते रहो। जिसके बॉडी में एड्स का मतलब है कि सबसे पहले क्या हुआ था कि मनुष्यों ने चिंपैंजी के साथ सेक्स कर लिया था, तो उनसे हमारे अंदर आ गया, फिर उससे अभी दुनिया में पूरी दुनिया को फैल गया है। HIV इसका वायरस है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। इट स्प्रेड्स,
चिंपैंजी में वो चीज थी प्रतिरोधक क्षमता, लेकिन जब ह्यूमन ने ऐसा किया तो ह्यूमन में प्रतिरोधक क्षमता नहीं थी, तो हमें वो बीमारी फैलती चली गई। इट स्प्रेड्स फ्रॉम, किससे फैलता है? HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। इसे क्या कहते हैं? ह्यूमन, जैसे कोरोना वायरस नहीं होता है, उसके अलग अलग वेरिएंट है, डेल्टा वेरिएंट। तो ये कॉजेटिव एजेंट है, ये बीमारी नहीं है HIV। HIV पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब HIV का होना, इस वायरस का होना कहलाएगा HIV पॉजिटिव, और इस वायरस का बॉडी में ना होना क्या कहलाएगा? ह्यूमन के बाद क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो एड्स बीमारी है, और उस बीमारी को फैलाता कौन है? उस वायरस का क्या नाम है? हाँ, HIV बीमारी नहीं है, HIV उस वायरस का नाम है, ह्यूमन इम्यूनो। डी वर्ड नहीं है HIV में, बस एक H लिया गया, एक I लिया गया, एक V लिया, ये नहीं लिख देना HIV। चलो, नॉन इन्फेक्शियस डिसीज क्या होती है? नॉन इन्फेक्शियस डिसीज का मतलब है कि those disease which are metabolic nature, those disease which are of metabolic nature। मेटाबॉलिक का मतलब क्या होता है? बायोकेमिकल नेचर, जो हमारी बॉडी में रिएक्शन है वो वाली नेचर, जैव रासायनिक अभिक्रियाएं। जैसे हमारी बॉडी में कुछ गड़बड़ी हो गई, कोई ऑर्गन खराब हो गया, पोलियो हो गया, गिग्नेटिज्म हो गया, डॉफिज्म हो गया, तो क्या वो दूसरे में फैल जाएगी? वो जिससे हाथ मिलाएगा वो भी लंबा हो जाएगा क्या? Which are of metabolic disorder, so it is restricted to that person only who is suffering। किसी को डायबिटीज है उसी को रहेगी, और किसी को कहाँ फैल जाएगी? It is restricted, ये उसी में रहेगी जिसको है, to that person who is suffering, who is suffering। कैंसर किस टाइप की डिसीज है? सफरिंग में 2 आर होंगे कि 1 आर? सफरिंग की स्पेलिंग बताओ। सफरिंग, एक ही आ रहा होगा। अच्छा एक आ रहा होगा। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इट इज रेस्ट्रिक्टेड टू दैट पर्सन हु इज सफरिंग। ये किसी से किसी पर्सन में नहीं फैलती है। इट इज नॉट, इट डज नॉट स्प्रेड फ्रॉम डिसीज्ड पर्सन टू हेल्दी पर्सन। ये हेल्दी पर्सन में नहीं जाएगी। इतनी बात समझ में आई? अच्छा, इसके अलावा ये जो नॉन इन्फेक्शियस डिसीज है, ये 4 तरीके की होती है। इट इज ऑफ 4 टाइप्स। कौन कौन से 4 टाइप्स हैं? पहली चीज है कि डेफिशिएंसी डिसीज, तुमने ठीक से खाना नहीं खाया, डेफिशिएंसी डिसीज। अब डेफिशिएंसी किसकी हो सकती है बॉडी में, बताओ? क्या प्रोटीन की? अगर तुमने प्रोटीन नहीं खाया, तो जैसे कांगो के लोग हमने दिखाए थे, उनकी हड्डी हड्डी दिख रही थी छोटे छोटे। विटामिन नहीं खाया तो क्या होगा? रतौंधी हो जाएगी, जीरो थैलेमिया, रात को दिखाई नहीं पड़ेगा, मसूड़े फूल जाएंगे, स्कर्वी, रिकेट्स। विटामिन डी दूध नहीं पिया तो रिकेट्स हो जाएगा, सूखा रोग। ऐसे बेरी बेरी विटामिन बी नहीं खाया तो पैर लहकेंगे, रखोगे कहीं पड़ेंगे कहीं, और सवाल का जवाब देने में देरी होगी। विटामिन बी नहीं खाया तो बेरी बेरी ऐसे हो जाएगा। ऐसे विटामिन की कमी से, प्रोटीन की कमी। दूध में सारे मिनरल्स हैं, सब कुछ है दूध में, प्रोटीन भी है, विटामिन भी है, कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि इट इज ए कंप्लीट डाइट। तो अगर मान लीजिए विटामिन बी, हमें या तो एग खाना चाहिए या दही खाना चाहिए।
या दूध पीना चाहिए। इन तीनों में से अगर हम कुछ नहीं खाएंगे तो फिर हमारा जो है ना हमारी बॉडी की एक्टिविटी खराब हो जाएगी, हमारा बॉडी पे कंट्रोल खत्म हो जाता है। हम पैर रखेंगे कहीं, पड़ेगा कहीं, या हमारा जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम है कि हम डांस नहीं कर पाएंगे, कि हमारे जैसे बॉडी पे कंट्रोल नहीं होता कि एक डांसर का गजब का कंट्रोल होता है, गजब का बैलेंस, या प्लेयर का वो कैच गजब से कर लेता है, चीज़ों को एंटिसिपेट कर लेता है। तो विटामिन बी कहाँ कहाँ है? दही में है, दूध में है, अंडे में। एक ना एक चीज़ लेनी पड़ेगी, और जो नहीं लेगा उसकी बॉडी का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम खराब हो जाता है। वो मुंह तक खाना ले जाएगा, मुंह ही नहीं खुलेगा, इतना तक खराब हो जाता है, मुंह के ऊपर ही खाना लग जाएगा। तो डेफिशिएंसी डिसीज किसी न किसी की कमी की वजह से हुआ। दूसरी कौन सी बीमारी है? दूसरी चीजें होती है कि डिजेनरेटिव डिसीज। डिजेनरेटिव का मतलब क्या है? डिसीज की बॉडी के पार्ट्स, जैसे वैसे तो डिजेनरेट सभी होते हैं, बूढ़े होते हैं, तो हमारी बॉडी की सेल्स क्या होती हैं? धीरे धीरे क्या होती हैं? खत्म होती जाती हैं। सो नॉन फॉर्मेशन, डिजेनरेशन का मतलब एक तरीके की मृत्यु होती है। जनरेट का मतलब समझते हो? जन्म लेना, बोलो। जनरेट हो गया, वो चीज उत्पत्ति हो गई उसकी, समझते हो कि नहीं? इट हैज टेकन बर्थ, जनरेशन, यू आर ए न्यू जनरेशन, सो यू आर न्यू बर्थ्स फ्रॉम योर पेरेंट्स। बोलो, समझ में आई बात की नहीं? और डिजेनरेशन का क्या मतलब है? कि नॉन फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल। अगर हमारी बॉडी में कोई चीज न बने, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स। कभी ऐसा देखा है कि किसी में वो नहीं बनता है, रेड ब्लड सेल्स, उसका बोन मैरो खराब हो जाता है, उसको लगातार ब्लड की जरूरत पड़ती है। बोलो, न्यू सेल ना बने तो क्या कहा जाएगा? कि डिजेनरेटिव, वो बूढ़ा हो रहा है या मर जाएगा थोड़ी देर। सेल ना बने हमारी बॉडी, तो फिर हम कैसे एक रह पाएंगे? हमें तो नई सेल भी चाहिए। या फिर क्या होगा? अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ एनी पार्ट्स ऑफ बॉडी, उसे क्या कहते हैं? बताओ। ऑफ एनी पार्ट ऑफ बॉडी, तो कैंसर हो गया उसे। सिर्फ सेल बढ़ रही हैं और कुछ नहीं है उसमें। और चौथी चीज क्या हो सकती है? कि हमारी बॉडी में एक ऐसी चीज है कि डेफिशिएंसी ना हो, हम बहुत ज़्यादा खा लिए हैं, या हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं, जैसे अमेरिकन्स में मोटे होते चले जा रहे हैं, या कोई बॉडी का पार्ट बढ़ता चला जाता है, उसको कहते हैं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। कभी किसी चीज़ की अति की भली न बोलना, अति की भली न चूप, और अति की भली न बरसना, अति की भली न धूप। अगर आप कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा खा लोगे, बहुत फैट खा लोगे, बहुत ज़्यादा कोई भी चीज़, तो क्या आपकी बॉडी उसको डाइजेस्ट कर पाएगी? डिसऑर्डर, आपने बहुत सारा कुछ खा लिया है, तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का मतलब क्या है? कि देयर इज माल फंक्शनिंग ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन विद इन बॉडी। हमारी बॉडी में बायोकेमिकल रिएक्शन कोलैप्स कर गई। इतना आपने सब फैट खा लिया, सब कुछ खा लिया, सो इट इज क्या हुआ बताइए? डेफिशिएंसी नहीं है। रिच कंट्रीज में मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो जाता है। सो इट इज क्या होता है? माल फंक्शन, सही तरीके से काम न करना ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन। हमारी बॉडी में बायोकेमिकल रिएक्शन ठीक से नहीं हो रही हैं, तो कहते हैं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो गया। सही तरीके से हार्मोन नहीं बन रहे, या कुछ नहीं बन रहा है, या इंजरी भी हो गई। ऐसा भी हो सकता है क्या? इंजरी और डैमेज ऑफ बॉडी पार्ट, हाथ पैर कट गए, तो क्या दूसरे के भी कट जाएंगे जो हाथ मिलाएगा? डेफिशिएंसी ऑफ बॉडी पार्ट्स बाय एक्सीडेंट्स। तो पार्ट्स बाय एक्सीडेंट, यानी मेरा कहने का मतलब है कि इनमें से कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जो हाथ मिलाने से, खाना खाने से हो। अगर कोई दुबला पतला है, गरीब आदमी है, डेफिशिएंसी है, कोई बात नहीं, उसके अंदर विटामिन प्रोटीन की कमी है, उससे हाथ मिलाओ, खाओ, उसको प्यार जताओ। डिजेनरेटिव, कोई बूढ़ा हो रहा है, जल्दी समय से पहले लोग बूढ़े हो रहे हैं, या कुछ भी इस तरीके सेल नहीं बन रही है, ब्लड नहीं बन रहा, कोई बात नहीं। कैंसर किसी में हो गया, उसके साथ रह सकते हो, खा पी सकते हो। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, अमेरिका में मोटे लोग हैं, ओबेसिटी से सफ़र कर रहे हैं, मोटापे से, कोई बात नहीं। और अगर हाथ पैर कट गया तो कोई बात नहीं। मेरा कहने का मतलब है
कि जो इन्फेक्शियस डिसीज है और नॉन इन्फेक्शियस डिसीज है उनमें कुछ डिफरेंसेस हैं। और नॉन इन्फेक्शियस डिसीज, इसमें क्या अंतर है? या फिर ये कह सकते हैं कि जो कम्युनिकेबल है डिसीज, और दूसरी क्या है? ये एक नॉन कम्युनिकेबल, कम्युनिकेबल संक्रामक रोग हैं और कुछ ऐसे असंक्रामक रोग हैं। तो दे आर कॉज्ड, ये किस वजह से होते हैं इन्फेक्शियस? सो दीज आर कॉज्ड बाय पैथोजेंस। पैथोजेंस है हमारी बॉडी में, वायरस है खूब घुसा हुआ है, कोरोना वायरस, दूसरा आएगा तो उसके में भी घुस जाएगा क्या? तो दीज आर कॉज्ड बाय पैथोजेंस, और एक से दूसरे में चला जाएगा, भाई चला जाएगा कि नहीं? और ये क्या होगा? दीज आर caused by other than pathogens, पैथोजन से नहीं होगा, वो हमने ऊपर लिख दिए हैं, या तो हाथ कट गया, पैर कट गया, बॉडी ग्रोथ हो गई, ये पैथोजन से हो रहा है क्या? कैंसर होना नहीं हो रहा ना, हमारी बॉडी में गड़बड़ी हो गई, हाथ कट गया हमारा, पैथोजन ने थोड़ी काटा है, ये चीज हो गई। दूसरी चीज कि दिस इज ब्रॉट अबाउट बाय एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स, क्या ये बाहर से हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं? अचानक तो कोरोना किसी को नहीं हो जाता, बाहर से कहीं से आया ना। सो दीज आर कॉज्ड बाय, ये कैसे होते हैं बताओ? क्या इनके लिए बाहरी कारण जिम्मेदार है? These are caused by extrinsic factors. सार्थक, are you there? सार्थक, okay, just reply किया करो। So these are caused by extrinsic factor. These are caused by intrinsic factor. These are caused by intrinsic factors. इंट्रिंसिक फैक्टर्स का क्या मतलब है? हमारे अंदर कहीं ना कहीं कोई डिसऑर्डर रहा तो उसकी वजह से हुआ। सर एक्सट्रिंसिक में आर तो आएगा ना? तो एक्सट्रिंसिक है ना, आ रही है एक्सट्रिंसिक फैक्टर, ये इंट्रिंसिक है, ठीक है ना। ये बाहरी कारणों से होते हैं। बाहरी कारण क्या क्या मतलब है? वायरस, फंगी, प्रोटोजोआ, और क्या ये उनसे होते हैं? कैंसर उनसे होता है क्या? दुबला होना उनसे होता है क्या? नहीं होता ना। ये हमारे अंदर बॉडी में कुछ गड़बड़ी है तो हुआ है। अब अगली बात देखो, क्या ये पास हो सकते हैं फ्रॉम डिसीज्ड पर्सन टू हेल्दी पर्सन? बताओ। नहीं हो सकते हैं। These can pass from deceased person to healthy person. और ये क्या होगा? These cannot pass. These can not pass from healthy person to, sorry, from deceased person to healthy person. ये तो नहीं होंगे ना। Deceased person to healthy person, उनमें ये नहीं जाते। अगली बात देखो कि या तो ये सीधा हाथ मिलाने से भी हो जाएगा और या इनडायरेक्टली भी हो सकता है। क्या ये दो तरीके के हैं? यानी जो इन्फेक्शियस डिसीज, या तो ये बाय मीडियम होगा, इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन टू अनदर, फ्रॉम वन टू अनदर बाय डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट। अगर मान लो डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट हुआ
अगर आपने दूसरे को गले लगा लिया, पता चला उससे बीमारी लेके घर आ गए, कॉन्टैक्ट, उसको कहते हैं कंटेजियस। और या फिर क्या होगा, और बाई सम वेक्टर, कोई वेक्टर होगा, यानी जैसे इंसेक्ट हो सकता है, एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है, कहीं से भी कुछ भी हो सकता है, उन सब से हो जाए तो उसे क्या कहेंगे, नॉन कंटेजियस। मतलब इनडायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन को क्या कहेंगे, नॉन कंटेजियस। होगी, बीमारी फैलेगी, लेकिन क्या इन्फेक्शियस के दो प्रकार हैं, बताओ। एक कंटेजियस और दूसरा क्या है, बताइए। मेरा कहने का मतलब है जैसे इन्फेक्शियस है, क्या इसके दो टाइप हैं? और नॉन कंटेजियस, और इसके हमने नॉन इन्फेक्शियस के 4 बता दिए थे, जैसे कैंसर है, बॉडी सेल में ग्रोथ हो जाए, डेफिशिएंसी हो जाए, ये चारों बताए कि नहीं अभी, हैं? एलर्जी हो जाए, हैं? एक और बताया, वो देख लेना, जो कि देख लेना। मेटाबॉलिक एलर्जी है, डीजनरेटिव है, यानी डीजनरेटिव डिसीज में, ठीक है, डेफिशिएंसी डिजीज है, इंजरी, जो भी हो। अब जरा इसके इधर लिखो, क्या लिखोगे कि इट इज ट्रांसमिशन इज नॉट पॉसिबल, यहाँ लिखा इट कैन ट्रांसफर, इसमें क्या लिखोगे, इट डज नॉट ट्रांसफर, ये तो डज नॉट ट्रांसफर, सीधी सी बात है, ये जब ट्रांसफर ही नहीं होती है, यानी ट्रांसमिशन इज नॉट पॉसिबल, इट डज नॉट ट्रांसफर फ्रॉम वन टू अनदर, ये एक से दूसरे में ट्रांसफर नहीं होती। अच्छा, नेक्स्ट, इसके लिए क्या जरूरी है, अगर मान लो मैं बहुत साफ सुथरा रखूं चारों तरफ, कम्युनिटी हाइजीन, तो ये बीमारी नहीं फैलेगी, खूब साफ सफाई रखूं। और बहुत मच्छर हो तो एक को काट के क्या वो दूसरे को काट के उसमें भी डाल देंगे, बताओ। तो अगर मैं कम्युनिटी हाइजीन रखूं तो क्या होगा, कम्युनिटी हाइजीन कैन रिड्यूस, इससे क्या होगा, कैन रिड्यूस द इन्फेक्शियस डिसीज। सो कम्युनिटी हाइजीन, पूरे सामुदायिक साफ सफाई, कैन रिड्यूस इन्फेक्शन। और किसी व्यक्ति को खाने को ही नहीं मिल रहा है, हाथ पैर कटा है, और आप हाइजीन रख रहे हो, तो क्या जुड़ जाएगा उसका हाथ पैर। सो कम्युनिटी हाइजीन इज इनइफेक्टिव इन दिस। कैंसर है, वो क्या करेगा उसके लिए, हाइजीन, वो तो फैल ही नहीं रही है, तो उससे रिड्यूस होगी, जिसमें है उसमें है ना, इज इनइफेक्टिव, फैलती अगर एक से दूसरे में, तो हमें हमारे साफ सफाई रखने से कम लोग बीमार होते हैं, वो तो जिसको कैंसर है उसे एक आदमी को ही रहेगा। अच्छा, इसके एग्जाम्पल क्या हैं, क्या कफ एंड कोल्ड हो सकता है, इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा कहते हो ना कफ एंड कोल्ड को, क्या वो चीज हो सकती है, क्या ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है, ट्यूलोसिस, दमा कहते हो ना इसको, टीबी, हफनी, सांस की बीमारी, न्यूमोनिया, लंग्स में पानी भर जाना, बोलो, लंग्स इन्फेक्शन, वायरस से भी हो सकता है, फंगी से भी हो सकता है, बैक्टीरिया से भी पड़ा था, लंग्स इन्फेक्शन। और इसके अलावा क्या हो सकता है, मलेरिया, मलेरिया को कौन फैलाता है, मच्छर फैलाता है, फीमेल एनोफ्लीस मच्छर इसे फैलाती है। सो वेक्टर कौन है जो इसे फैलाता है, ये बुखार है, रुक रुक कर इंटरमिटेंट वेक्टर है, फीमेल, उसमें फ्लीस, चिकन फॉक्स का अगर जो भी है ना, थोड़ा सा भी अगर उसका सैप कहीं गिर गया, किसी ने छू लिया, उसको हो जाएगा चिकन पॉक्स, मॉस्किटो, उसको नहीं होगा, लेकिन मान लो चिकन पॉक्स एक को है, तो उस घर में
जो भी उसका एक भी पार्ट भी छू गया उसको हो जाएगा चिकन पॉक्स। जैसे हमने दिखाया था छोटे छोटे सोर निकल आते हैं बॉडी में, तो ये चीज हो गई। जबकि इसमें क्या होगा कि डायबिटीज ये नहीं फैलता किसी से किसी में, डायबिटीज नहीं फैलेगा। हाइपरटेंशन का मतलब क्या होता है बता सकते हो? हाँ, यानी वैसे 80 से 120 होना चाहिए ब्लड प्रेशर, लेकिन किसी का 120 से ऊपर चला जाए तो हाइपरटेंशन। गोइटर का मतलब समझते हो? लंग इन्फेक्शन, दैट इज न्यूमोनिया। निमोनिया नहीं हो जाता है, फेफड़े में पानी भरना। तो जो लोग पानी में स्विमिंग पूल में रहते हैं उन्हें अक्सर निमोनिया हो जाता है, नाक से पानी गिरेगा, न्यूमोनिया हो जाएगा, कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है। कि गोइटर का मतलब क्या होता है? नेक स्वेलिंग। नेक स्वेलिंग का मतलब क्या? गलबंध या घेंघा। गला बंध जाए, घेंघा, ये सारी बीमारी हो सकती है। तो अभी हमने देख लिया कि कौन कौन सी चीज देख ली, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिसीज देख ली। लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं, जैसे हमने देखा था कि डिसीज दो तरीके की हैं, एक कंजेनिटल होती है और दूसरी क्या होती है बताओ? जो बर्थ से होती है कंजेनिटल, और दूसरी क्या थी जो हमारे एक्वायर्ड, हमारे जीवन काल में जो आए उसे क्या कहते हो? एक्वायर्ड, यानी जीवन काल में प्राप्त की हुई। ये बाई बर्थ और ड्यूरिंग लाइफ टाइम। सो हम इनकी डेफिनेशन देखेंगे। व्हाट डज इट मीन बाय कंजेनिटल डिसीज? कंजेनिटल डिसीज का मतलब है दोज डिसीज विच आर प्रेजेंट सिंस बर्थ। दोज डिसीज विच आर प्रेजेंट सिंस बर्थ। ऐसा तो कभी इम्पेयर्डनेस होता है या मेंटल रिटार्डनेस होता है, वो बचपन से ही कभी बच्चा पैदा हुआ उसे रिटार्डेड पैदा हुआ, मेंटली रिटार्डेड, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। दे आर कॉज ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर। ये किसकी वजह से होती है? दीज आर कॉज्ड ड्यू टू, कई बार ऐसा होता है कि किसी की जो मदर हैं वो अल्कोहलिक हैं, वो अल्कोहल पीती हैं, शराब पीती हैं, सिगरेट पीती हैं। ऐसा कंजेनिटल डिसीज़ विदेशों में, यूरोपियन कंट्रीज में बहुत ज़्यादा होता है, उनके बच्चे अपंगी पैदा होते हैं। सो दीज आर कॉज्ड ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर। तो उसमें क्या होता है? देखो डिसऑर्डर, अगर मान लीजिए वो किसी भी तरीके का नारकोटिक करती हैं, ड्रग, वो किसी भी तरीके का बिवरेज ऐसा लेती हैं जो नशे वाली चीज़ है, या फिर उनकी बॉडी पर जो यूवी रेस पड़ जाएं उनके मदर्स के वॉम्ब में, तो वो जो डीएनए है, जो बच्चा पैदा हो रहा है उसके डीएनए को तोड़ फोड़ देती हैं और उस बच्चे में कोई ना कोई तरीके का डिसऑर्डर पैदा हो जाता है। अल्ट्रा वायलेट रेस पड़ जाए, अल्ट्रा वायलेट रेस पड़ने की वजह से, अल्ट्रा वायलेट रेस यहाँ नहीं पड़ेंगी, वो कहीं चली जाएं अंटार्कटिक या आर्कटिक रीजन में, या कई ऐसा रीजन है जहाँ पर यूवी रेस ज़्यादा आती हैं, वो सन बाथ ज़्यादा ले रही हैं, हमेशा बीच पे ही लेती हैं। तो अगर ऐसी माएँ हैं तो उनके बच्चे को यूवी रेस का जहाँ एक्सपोजर ज़्यादा पड़ेगा तो उसे हो जाएगा। या सिगरेट से, अल्कोहल से, या इस तरीके की नशे की चीज़ें से और कोई ड्रग्स लेने से, हैवी ड्रग्स लेने से भी उनके बच्चे में डिसऑर्डर हो सकता है। तो जो भी डिसऑर्डर है, अगर बच्चे के डीएनए में टूट फूट होती है तो कंजेनिटल डिसीज़ कही जाएगी। जैसे कि सम एग्जांपल्स ऑफ कंजेनिटल डिसीज़ क्या हो सकते हैं? एग्जांपल्स ऑफ कंजेनिटल डिसीज़। नाउ ऐसा कुछ हो सकता है कि नाइट, मतलब जैसे कोई भी ऐसा, देखो डाउन सिंड्रोम,
ये दिखा देते हैं According कंजेनिटल to डिसीज। Apollo Hospitals, a genetic chromosome 21 disorder causing developmental and intellectual स्मॉल delays. ईयर्स, ये देखो यहाँ पे देखो डाउन सिंड्रोम एक है। इसमें क्या होता है कि जिस बच्चे में डाउन सिंड्रोम है उसमें क्या होगा कि उसकी जो जीभ है वो उसके ऊपर चिपक जाएगी, जो अंदर है ना, तो मुंह में ऊपर चिपक जाएगी। उसकी आंखें छोटी छोटी होंगी, कान छोटे छोटे होंगे, हाथ छोटे छोटे होंगे। ये डाउन सिंड्रोम है। तो इस तरीके से उसके बॉडी जीभ तो बहुत से लोगों की मतलब के बाहर नहीं आती। बाहर नहीं आती, ऊपर के तालू में चिपक जाएगी इसकी जीभ बार बार। है बोलेगा बार बार चिपक जाएगी। देयर आर वेरियस फीचर्स। तो कभी कभी मदर से इसमें ये सिंड्रोम आ जाता है कि क्या होगा कि इसका फ्लैट फेस होगा और इसकी जो है छोटी गर्दन होगी, इसके छोटे छोटे कान होंगे और जो जीभ है वो अंदर चिपक जाएगी, छोटी छोटी आंखें होंगी और आंखों में वाइट स्पॉट होंगे, ये सब होगा। और तो खा भी नहीं पाता। हैंड और फीट ये होगा। तो जो डाउन सिंड्रोम के बच्चे हैं अगर आप उन्हें देखेंगे तो किस तरीके के बच्चे ये दिखेंगे। लेट अस सी कि ये इनका फ्लैट चेहरा होगा इस तरीके का। तो डाउन सिंड्रोम अगर किसी को होता है तो ये बिल्कुल अलग तरीके का बच्चा होता है डाउन सिंड्रोम। तो पेरेंट्स से अगर ये इस तरीके का डिसऑर्डर आता है देन इट इज डाउन सिंड्रोम। हाथ पैर छोटे छोटे होंगे हैं। चाइना उस तरीके से हैं, लेकिन अगर मान लीजिए ये जैसे सिम्टम है, हाथ पैर छोटे छोटे हों, जीभ चिपक जा रही है, आंखें छोटी हैं और उसके बीच में जो आइरिस है, आइरिस में क्या होता है कि ये है आइरिस, इस चीज को, ये बीच में काला और ये आइरिस है। कभी कभी आइरिस ब्राउन होता है ना हम लोगों का, और किसी किसी का ब्लैक होता है, देखा है कि नहीं भाई? अलग अलग तरीके के लोगों का अलग अलग होता है। तो कुछ लोगों का ये ब्राउन कलर का होता है आइरिस, ऐसे भी होता है कि नहीं। ये तो ये आँख है, तो ये बीच का आइरिस है। तो अगर किसी का इस तरीके से हो सकता है। हम लोगों में हिंदुस्तानियों में क्या होता है, तो ये है आँखें, तो इसके में ये जो आइरिस है ये वाइट कलर का होगा, वाइटिश होगा आइरिस। और ये जो बीच में तो प्यूपिल है, वो तो काला सबका होता है, ये बीच में तो काला होता ही है सबका। तो लेकिन आइरिस जो है इसमें वाइट कलर का होगा डाउन सिंड्रोम में। तो एग्जाम्पल क्या है, क्या बर्थ, वो जन्मांधता, सो ब्लाइंडनेस सिंस बर्थ, ऐसा भी तो लोगों को देखा है, ब्लाइंड सिंस बर्थ। और दूसरा क्या बताया, नाइट, ये डाउन सिंड्रोम। और हीमोफीलिया भी एक बताया था कि जैसे किसी से किसी में हो जाए, बच्चे में हो जाएगा हीमोफीलिया, क्या करोगे, माँ से आ गया। डाउन सिंड्रोम अभी बताया, डाउन सिंड्रोम सीधी सी बात है, जो ब्लाइंड सिंस बर्थ, बचपन से हो। और मेंटली रिटार्डेड, ऐसा भी बच्चा होता है क्या, वो सही तरह से काम नहीं कर पा रहा है तो मेंटली रिटार्डेड हो गया। अच्छा, एक और भी चीज होती है एक्वायर्ड डिसीज, फिर तो उसके और भी प्रकार है ना। एक्वायर्ड के हमने दो प्रकार कौन से बताए थे, क्या, दैट इज इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस एक्वायर्ड का है। अब हम एक्वायर्ड की डेफिशिएंसी पढ़ें, ये डेफिनेशन। सो दिस इज एक्वायर्ड डिसीज क्या होती है। नाउ दोज डिसीज which develop after birth, so those disease which develop, एक है जन्म से हो, एक जन्म के बाद हो, which develop after birth, उसको कहते हैं कि it, ये हमें जन्म में, यानी इट इज एक्वायर्ड ड्यूरिंग लाइफ टाइम, ये हमने अपने जन्म से प्राप्त किया। कहते नहीं हमने इसे एक्वायर किया है, हासिल किया है,
तो ये बीमारी हमने हासिल की है। एक्वायर का मतलब हासिल करना, तो हमें माँ बाप से नहीं मिली, हमने खुद हासिल किया है। सो एक्वायर्ड का मतलब होता है हासिल करना। सो इट इज डेवलप्ड ड्यूरिंग लाइफ टाइम। लाइफ टाइम। इट इज ऑफ टू टाइप्स। ये इसके आगे क्या है? ऑफ कौन कौन सी हैं? दैट इज इन्फेक्शियस और दूसरी एंड नॉन इन्फेक्शियस। नॉन इन्फेक्शियस माही क्या है? यानी जो, हाँ बोलो। जो एक्शन बच्चों में ना फैले, एग्जाम्पल बताओ। जैसे कैंसर, सही है। अच्छा, इन्फेक्शियस के दो टाइप क्या क्या है माही? बोलो। हाँ बताइए। हाँ हाँ, दैट इज कंटेजियस डिसीज। हाँ, अब हम देखेंगे कि इसमें जो हमारे पास डिसीज है, ये दो तरीके की हमने बताई। कौन कौन सी बताई? पहली बताई कि पीरियड, बेसिस ऑफ पीरियड बताई थी कि नहीं? बेसिस ऑफ पीरियड। और दूसरा क्या बताया था? बेसिस ऑफ पीरियड दैट इज एक्यूट, और दूसरी क्या है? क्रॉनिक। और दूसरा चीज है बेसिक ऑफ पीरियड, और दूसरा है कि ऑन बेसिस ऑफ फैक्टर। बेसिस ऑफ फैक्टर वो कौन सा है? इंट्रिंसिक, और दूसरा एक्सट्रिंसिक। बताया कि नहीं? और बेसिस, और ये चीज क्या है कि अब इसके अलावा हम ये देखेंगे बेसिस ऑफ ओरिजिन। ये किस पर है? बेसिस कैसे आई? अगर माता पिता से आई तो क्या कहोगे? बताओ। जेनिटल, फ्रॉम जेनिटल से आई। ठीक है, जैसे हम लोगों के वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को क्या कहते हैं? क्या जेनिटल? और हम वहीं से पैदा होते हैं, तो कंजेनिटल, जहां से आप पैदा हुए वहीं से ले आए हो डिसीज, है कि नहीं? इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक, बाहर से कुछ नहीं हुआ, अंदर ही अंदर आपके अंदर डिसऑर्डर आता गया। हम लोगों ने नहीं पढ़ी बहुत सारी इंट्रिंसिक, तो शुरू में जब पढ़ ली थी इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, बोलो पढ़ी थी कि नहीं? तो अब ये बताओ, बेसिस ऑफ ओरिजिन पता चला तुम माँ बाप से ले आए, और पता चला तुमने जन्म में पाया। जन्म में पाया तो क्या होगा? एक्वायर्ड। अगर जन्म में तुमने पाया, अपने जीवन में हासिल किया, तो क्या तुम वो दूसरों को देना चाहते हो? यदि तुम दूसरों को दे सकते हो तो उसे क्या कहेंगे? क्या इन्फेक्शियस? अगर तुम दूसरों को फैला दोगे वो डिसीज, तो क्या इन्फेक्शियस कहलाएगी? और अगर तुम दूसरों में नहीं फैलाओगे तो उसे क्या कहेंगे? इसका मतलब अपने तक ही रखोगे तो अच्छे आदमी हो, और इसको कहेंगे इन्फेक्शियस, तुमने दूसरों में फैला दी। अब एक खुद ही हुए और दूसरे में फैला दी। अच्छा, इन्फेक्शियस को ही कम्युनिकेबल भी कहते हैं। अब वो इन्फेक्शन तुम कैसे फैलाना चाहते हो? क्या तुम हाथ मिला के फैलाना चाहते हो, कि किसी मच्छर को बुला रहे हो कि वो तुम्हें काटे और फिर दूसरे में फैलाए? अगर हाथ मिला के फैलाना चाहते हो, या उसके बर्तन इस्तेमाल करके, या किसी तरीके से डायरेक्टली, हाँ बोलो। नॉन इन्फेक्शियस जो है वो फैलती नहीं है, नॉन कम्युनिकेबल है, ये फैलती नहीं है, नॉन कम्युनिकेबल। और ये कैसी होती है? हाँ,
तो वो कंजेनिटल है, और वो कंजेनिटल में आएगा, यहाँ नहीं आएगा। अच्छा, अगर मान लो कम्युनिकेबल है, तुम हाथ मिला के फैलाना चाहते हो कि पानी से, हवा से, मच्छर से, वेक्टर से फैलाना चाहते हो? वेक्टर का मतलब मच्छर है, जो इंसेक्ट्स हैं उनसे फैलाना, या चूहों से फैलाना चाहते हो, तो ऐसा भी हो सकता है। तो सीधे फैलाना चाहते हो कि इस तरीके से, आपने ऐसी शीट पास कर दी नदी में जिसमें बहुत सारे टेप वार्म थे, अब वो जो पानी पिएगा तो क्या उसकी बॉडी में भी टेप वार्म चले जाएंगे? Yes, sir. तो ऐसी चीज है। तो अब ये अगर आपने हाथ मिला के या किसी तरीके से सेक्स के थ्रू पास कर दी, या और किसी तरीके से साथ में खा के उसका जूठा पानी पी के, तो उसे क्या क्या कहेंगे? क्या कंटेजियस? बताओ, ये कंटेजियस हो गई। और दूसरी क्या हुई? नॉन कंटेजियस, इनडायरेक्ट। ये डायरेक्ट ट्रांसमिशन है, इसे क्या कहते हैं? डायरेक्ट ट्रांसमिशन। क्या इसका मतलब आप ये समझते हो बाय फिजिकल कांटेक्ट? जिसके साथ आप गले मिले, पता चला उसको दांत खाज खुजली था, या उसको कफ एंड कोल्ड था, इन्फ्लुएंजा था, खुद भी लेके आ गए, तो बाय फिजिकल कांटेक्ट। और एक होता है कि जिससे आप मिले भी नहीं हो, पता चला पता नहीं हवा से कहां तैरते तैरते कोरोना आ गया, जानते भी नहीं हो कि किसने दिया है। और दूसरा क्या है? इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन का मतलब क्या समझते हो? बाय एयर, वाटर या वेक्टर। वेक्टर का मतलब समझते हो? इंसेक्ट, रैट। रेबीज भी हो जाता है जब पागल कुत्ता काट लेता है तो, ठीक है, तो ये चीज हो जाती है। कंटेजियस एंड नॉन कंटेजियस। नाउ अब हम देखते हैं Sir, कुत्ता काटने से क्या होता है? कंटेजियस हिंदी मीनिंग। In Hindi, that's संक्रामक. इन्फेक्शियस हिंदी मीनिंग। In Hindi, that's some. हाँ, अब देखो, कुत्ता अगर पागल कुत्ता काट लेगा तो वो इसलिए काटता है, वैसे कुत्ते बहुत पेट होते हैं, लेकिन वो काट ले रहा है, इसका मतलब है उसके माइंड में कुछ ऐसे वायरस चले गए हैं जिसकी वजह से उसका अपने माइंड पर कंट्रोल खो गया है। वो इतना एजिटेटेड है कि उसको जो भी मिलेगा वो इतना उलझन में है कि वो काट लेगा, तो उससे रेबीज हो जाता है। जैसे चूहों से फ्लेग, हाँ फ्लेग होता है, वैसे पागल कुत्ते के काटने से रेबीज हो जाता है। नॉन कम्युनिकेबल का हमने आपको क्या बताया? हाँ, दैट इज डेफिशिएंसी डिसीज। डेफिशिएंसी, मेटाबॉलिक डिसीज। खाना बहुत है लेकिन अंदर आपके सही तरीके से डीजनरेटिव, आप धीरे धीरे मर रहे हो, कैंसर। डीजनरेटिव में मृत्यु होती है, नरेटिव धीरे धीरे वो मृत्यु की ओर ले जा रहा है, इसको इसी को कैंसर है। ये कैंसर, डीजनरेटिव में कैंसर है। और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो गया, और इसके अलावा एलर्जी। और फिर पांचवा क्या? इंजरी। बोलो, बात समझ में आ गई? इंजरी की वजह से हो सकता है। तो इतनी तरीके से हमने देखा कि जो डिसीजेज होती हैं वो कितने तरीके से होती हैं। अब हम आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि नेक्स्ट हमारा है, एक तो हम पहले इंटरेस्ट क्वेश्चन देखेंगे, और फिर इसके बाद देखेंगे इन्फेक्शियस डिसीज के बारे में कि उनके एजेंट्स क्या क्या हैं, मीन्स ऑफ स्प्रेड। अब हम मीन्स ऑफ स्प्रेड तक पहुंच गए, पेज नंबर 182 पे, तो फिर उसके बारे में कल बात करेंगे। ओके ओके, थैंक यू। Okay.